हो गया। हाँ चलो देखो इधर, तो अभी ये क्या है, ये लॉ है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि जहां पर एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करोगे और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये चीज जो है वो चीज को हमको यहाँ पे स्टडी करना है, देखना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में जितनी एनर्जी खर्चा हुई उतना वर्क में कन्वर्ट हुआ, इस चीज को हमको प्रूव करने का। तो अभी क्या होता है, समझो आप सुबह उठे, सुबह उठते हो, आपके पास एनर्जी होता है अच्छा खासा, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, दिन भर अपना काम करते हो, काम करने में आपका एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने के बाद शाम को जब आप घर पे बैठते हो, सोने का टाइम होता है, तब तक आपका एनर्जी लॉस हो गया होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि जितना एनर्जी आपका दिन भर में लॉस हुआ उतना वर्क हुआ, या दिन भर में आपसे कितना वर्क हुआ वो आपके एनर्जी के लॉस के बराबर है। दिस इज व्हाट इज वर्क एनर्जी लॉ। तो अब इसको यहाँ पे प्रूव करने का है, तो प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये पहले आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन लिया हुआ है, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आपको क्या मिला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। आप जिसकी जगह पे फोर्स लगा रहे हो वहां पर मोशन नहीं हो गया, अगर मोशन कहीं और होता है तो हम लोग क्या पकड़ते हैं कि फोर्स आपका क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आया माइनस 2s। अब इसको थ्रू आउट हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट यहाँ पर m से m/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो m/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर हाफ mv² क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर आपके पास क्या आया, m/2 डालेंगे तो बचेगा क्या, mas, ठीक है। तो अब यहां पर इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ma क्या हो जाएगा, f, ma की जगह पे क्या आएगा, f। चलो आगे, अब आपका f इंटू एस क्या होता है, वर्क, रहने दो ऐसी, f इंटू एस क्या होता है, बात करते हो कोई मेलो बात, प्रसाद तो f इंटू एस क्या हो गया, जो कॉलेज कुठला तुझा, चैताली आली का, तू का काल का दिवे लावले होते तिकडे, बघतो बघतो बघतो, मेसेज असेल ना तुझ्याकडे, त्यांनी डिलीट केले, अच्छा। हाफ mv² माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू f इंटू एस, पण डिलीट केले तर मग त्यांची चुकी आहे। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी जितना रिड्यूस हुआ उतना क्या हुआ, आपका वर्क हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी is decrease in kinetic energy of the body, thus work done on the body by a conservative force is equal to change in its kinetic energy, change in kinetic energy is work done, ठीक है। चलो आगे, समझ में आया ये सबको, m/2 से डिवाइड करने का, ma को फोर्स करने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, तो चेंज इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। अब यहां पर ये चीज हम लोग किससे करके देख रहे हैं, इस पर हमको सम्स भी आते हैं, एक्सेलरेटिंग कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग विथ रिटार्डिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h, यहां से एक हाइट से आपका एक ऑब्जेक्ट गिरेगा और वो अर्थ की तरफ जा रहा है, तो जाते हुए उसका जो हाइट पे था, तो हाइट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh, हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh। अभी वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा जैसा काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलो हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या देखेंगे, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिरती हुई बॉडी का क्या होता है,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो पार्ट ऑफ द एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और बाकी ऊपर से नीचे जब गिर रहा है तो जो हवा है उसको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। हवा क्या देगा, तो हवा उसको रेजिस्टेंस देगा, तो उसका थोड़ा एनर्जी वहां पर लॉस होता है फ्रिक्शन में। दिव्यांशु यहाँ ध्यान दो, नहीं तो अभी तुमको और दिव्य बना दूंगा मैं। तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट आपको यहां पर मिलती है वर्क डन, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहां पर हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर सम्स करना रहेगा, वाटर ड्रॉप गिरेगा हाइट से, कितना एनर्जी आपका काइनेटिक में गया, कितना हीट में गया, आपको कैलकुलेट करके निकालना रहता है। चलो आगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द बॉडी इज इक्वल, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सिंपल है सब, हटाओ। चलो आगे चलो, आराम से करो, जूम करो, ऊपर वाला पार्ट जाने दो, ऊपर खींचो, ऊपर की तरफ खींचो। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है। तो अभी देखो, होमवर्क केला का तू, होमवर्क केला के नाही, उभी राहा, पीछे खड़े रहो, जाओ पीछे खड़े रहो। तो अभी देखो, खड़े रहो। तो अभी केस क्या है आपके पास में, आपके पास में एक बॉम्ब है, और बॉम्ब का, तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, खड़े रहे, दोनों हाथ ऊपर कर, वाइड हाथ ऊपर कर दोनों, हाँ खड़े रहे। अभी अगर बैठा हुआ देगा ना किसी को तो डबल पनिशमेंट मिलेगा, हाथ सीधा रखने का, अगर हाथ नीचे रखवाने का तो, और अगर टेढ़ा मेढ़ा किया और जरा भी चालाकी किया ना तो डबल मिलेगा अभी। तो अभी केस क्या हो रहा है, यहां से हमको प्रूव करने का है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या करने का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करने का है। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन मैंने आपको कई बार समझाया है। कंजर्वेशन क्या है, टोटल अमाउंट जो है वो कितने भी एक्शन रिएक्शन के बाद में सेम रहता है, चेंज होता है, ठीक है। आपका वैल्यू कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब होने के बाद भी टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन कोई भी चीज का हो सकता है, कंजर्वेशन टाइम का हो सकता है, कंजर्वेशन एनर्जी का हो सकता है, कंजर्वेशन मोमेंटम का हो सकता है। तो यहां पर किसका कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर हो गया वो। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम है टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब। यानी आपका जो बॉम्ब है, बॉम्ब को अगर हम एक्सप्लोड नहीं करते, बॉम्ब रखा हुआ है, तो पड़े हुए बॉम्ब का कुछ मास है और उसकी वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, उसका मोमेंटम। अब बॉम्ब अगर रखा हुआ है, अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो पूरा मोमेंटम कितना हो गया, तो आपको क्या मिला, पूरा मोमेंटम जीरो। तो पूरा मोमेंटम उधर जीरो है। इसका मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद भी आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, इधर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, बॉम्ब के अलग अलग टुकड़े हो गए। तो बॉम्ब के जो अलग अलग टुकड़े हैं, ये 4 टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में गए, और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके पास में अलग अलग वेलोसिटी है। क्या है, अलग अलग, वो अलग अलग वेलोसिटी से वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कोई समझो इधर ऐसा 4 डायरेक्शन दिखाया है समझाने के लिए, पर ऐसा 4 ही डायरेक्शन में टुकड़े जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो उधर एग्जांपल वो आपको क्या देना चाह रहा है कि इधर एक मास का टुकड़ा m उधर गया और उसकी वेलोसिटी v है, तो v वेलोसिटी से इधर गया, इधर मास m है, इधर इसकी वेलोसिटी समझो सेम है ना। तो इसका इधर का मास इंटू वेलोसिटी, अगर समझो मास 1 है, वेलोसिटी 5 है, तो मोमेंटम कितना हुआ, 1 इंटू 5 5, और इधर भी मास 5 है और वेलोसिटी 1 है,
तो यहां पर क्या होगा, मोमेंटम इधर भी कितना होगा 5, तो 5 इंटू 5 इधर कितना हो गया 0। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये प्लस वाई में है, ये माइनस वाई में, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। कैंसल करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट मोमेंटम कितना हो गया 0। अब इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है। कहने का मतलब यह है कि मास के टुकड़े अलग अलग हो सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, पर ओवरऑल आपको जो मिलेगा, ओवरऑल आपको ये मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहता है, चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी जितना है उतना का उतना ही रहेगा। आपको थ्रू आउट सब जगह पे क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी बैलेंस होके मिलेगा। तो हो सकता है एक टुकड़ा इधर गए, पर उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी कोई गया होगा, कोई इधर गया तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी गया होगा। तो ओवरऑल आपका क्या होता है, ओवरऑल ये होता है कि मास इंटू वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट क्या देता है 0। अलग अलग टुकड़े रहते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे टुकड़े की अलग अलग वेलोसिटी होती है, पर वो सब मास और वेलोसिटी को अगर आपने ऐड किया तो ओवरऑल रिजल्ट कितना मिलता है 0। ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो आपको क्या मिलेगा, मास इंटू वेलोसिटी, ओवरऑल रिजल्ट 0। तो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। तो टोटल आपको क्या मिलता है, टोटल यहाँ पर टोटल मोमेंटम सेम मिलता है, मास नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम। तो आप क्या बोलोगे, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, ये ठीक है, ये सब इधर लिखा हुआ है, तो ठीक है, चलो आगे। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम भी मेरे हिसाब से सब ये सब हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या है, मैं सम्स के टाइम पे वापस आपको कराऊंगा, बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, तो वापस नहीं पढ़ाता हूं। ये तो ऐसी चीज है कि एंट्रेंस से लेके इधर तक फ्री बॉडी डायग्राम आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। वैसे भी मैंने इसको कराया है, चलो आगे। इलास्टिक कोलिजन, अब ये भी नहीं हुआ था, फिर खुद को याद नहीं तुम लोग को। ये मैंने डायग्राम से समझाया था, मैंने बनाया था डायग्राम, बस इतना ही फर्क है। चलो पीछे चलो, तुमको याद है, थोड़ा फटाफट देखो, पीछे चलो। पीछे आ जाओ रोहित। अच्छा, लैग कर रहा है ये। तो अभी देखो, नहीं इतना पीछे क्यों गया, इलास्टिक कोलिजन, एक आगे चलो। हाँ बस ठीक है, तो इसको जूम करो, कोलिजन जाने दो। अब यहां पर क्या मिल रहा है, इलास्टिक कोलिजन, गुड, अभी सही है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, फिर से अगर बैठा तो हाथ ऊपर रहेगा, मजा आ रहा है कंधे में, कंधा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बैठा वापस तो फिर ऊपर ही रहेगा, हाथ तेरे। तो अभी क्या है आपका इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज कि जिसका अंदर का आप अगर कोई भी आपके पास 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हो और वो 2 पॉइंट के बीच में अगर आपने डिस्टेंस, इसको उल्टे से शुरू करते हैं, चलो पहले देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे, आप कोई एक बॉडी ले लो जिसके अंदर आप कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। तो आपके पास यहां पर एक बॉडी है, इसके अंदर ये 2 पॉइंट ए और बी सेलेक्ट किया आपने। हाथ ऊपर खड़े रहो दीपंच, हाथ ऊपर खड़े रहो, नहीं तो फिर ये पड़ेगा अभी। तो अभी केस क्या है, आपके पास ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट के बीच में समझो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, उसके बाद आप क्या करते हो, इस पे पुल या पुश दो तरह का फोर्स लगाते हो। पुल में आप क्या करोगे, बॉडी को खींच के बाहर लोगे, ठीक है, तो आप कोई पुलिंग फोर्स लगाते हो, इन्फिनिट फोर्स लगाते हो। और फिर क्या कर रहे हो, आप पुशिंग फोर्स लगा रहे हो, यानी उसको दबा रहे हो, और ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए पुशिंग फोर्स लगाने पे। पुलिंग फोर्स लगाने पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए,
बढ़ना चाहिए। तो पुलिंग और पुशिंग फोर्स इन्फिनिट अमाउंट में भी लगाने के बाद अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, प्रीति ना बस तो, हाँ बस, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। पुढच्या वेळी होमवर्क करू नये असंच उभं राहशील, लक्षात ठेव, अभी छोड़ेगा नहीं किसी को। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और कोई भी सब्जेक्ट में नहीं बचने वाला है, यही हालत करेगा मैं, कोई भी टीचर आके बोलेगा तो, गर्ल्स का भी। तो ए, और ये मत बोलना मैं एब्सेंट था, मेरे को नहीं मालूम होमवर्क क्या, तुम्हारा काम है पता करो और होमवर्क करके आओ। छुट्टी मारने का डेयरिंग है ना, तो होमवर्क करने का भी होना चाहिए। तो दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच का एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है समझो 15 सेंटीमीटर है। तो इनफाइनाइट पुश या पुल लगाने के बाद भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज होता ऐसे केस में हम बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज काइंड ऑफ बॉडी वेयर आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in between the distance of the 2 points of the body। तो ये दोनों के बीच का कोई भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, यानी मिलीमीटर से भी कम में इसका डिस्टेंस में कोई चेंज आता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी आपके रियल लाइफ में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं होती, हर एक बॉडी ऐसी होती है कि उसमें कोई ना कोई फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस चेंज होता ही है। आई बात समझ में? क्या बोला? रिजिड बॉडी क्या होती है? महिमा, रिधिमा, हाँ रिधिमा बता, हाँ हाँ गाना गा के बता, रिजिड बॉडी क्या होती है? क्या नहीं चेंज होता है उसका? कुछ चेंज नहीं होता है, होता है रिजिड में, होता है चेंज, रिजिड में चेंज होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, ये नया इन्वेंशन हुआ। वो दीवार छोड़ के खड़े रहो। तो यहां पर केस क्या हो रहा है? यहां पे आपको मिलता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज होता इनफाइनाइट फोर्स लगाने के बाद भी, पुशिंग फोर्स लगाओ या पुलिंग फोर्स लगाओ, पुशिंग या पुलिंग फोर्स लगाने के बाद भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं रिजिड बॉडी को? रिजिड बॉडी फोर्स नहीं लगता है, क्या होता है रिजिड बॉडी? फोर्स लगाने के बाद में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज, उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। मतलब उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो बॉडी पिचकती भी नहीं है और खिंचती भी नहीं है। ध्यान किधर है तुम्हारा? इन लोगों को किसने पढ़ाया? आदमी को पहले अपना जो जरूरी काम है ना वो करना चाहिए। तुम्हारा जरूरी काम ये है, पहले इसको करो। इतना समझ में आया? तो अभी इसका यहां पर उल्टा केस है, इलास्टिक बॉडी। इसका आवाज आ रहा है? इसका आवाज है ना, ये देख रहे? एक पड़ेगा ना, दोबारा आवाज नहीं आएगा, एक बार आवाज आएगा फिर नहीं आएगा। तो इलास्टिक बॉडी के केस में क्या है? इलास्टिक बॉडी के केस में इलास्टिसिटी समझने के लिए आपको कोलिजन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होता है?
कोलिजन में आपके पास में इलास्टिक बॉडी है। हाँ, तुम अकेला चल चल, उभी रहा चल। तो चलो अंदर जाओ, इधर एक खड़े रहेंगे। क्या है, खड़े रहने का तो है, जगह किधर लगने वाला है, खड़े खड़े। तबियत बरोबर है ना? मेडिकल सर्टिफिकेट घेऊन आमच्याकडे बसलेत काही लोक। पडणार विडणार नाही ना उभं ठेवलं तर? सीधा सीधा सीधा। एक को पनिश करने के बाद भी तुम्हारा हिम्मत हो रहा है तो हाथ सीधा रखो, और हाथ नीचे करेगा तो फिर इससे बात करना पड़ेगा। तो अभी केस क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? जहां पे दो इलास्टिक बॉडीज आपस में कोलाइड करती है, या ऐसा कोलिजन होता है जहां पर दो बॉडी के बीच का ऐसा कोलिजन जहां पे मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड विथ लीनियर मोमेंटम। मतलब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्व होता है मतलब क्या होता है? बॉडी ऐसा, आपने एक बॉल को एक हाइट से छोड़ा, अब वो बॉल ऐसे मटेरियल का बना है और जिसको कोलाइड कर रहा है वो मटेरियल भी ऐसा है कि कोलिजन होने के बाद वो बॉल बाउंस होके उसी हाइट पर वापस आता। ध्यान है ना इधर? तो उसमें कोलिजन में नीचे जाने में, ये देखिए गिरेगा ना तो ज्यादा नुकसान होगा तेरा, तो इधर से उधर तक आया तो मार के ही जाऊंगा, तो आपका एनर्जी लॉस होने ही वाला। रियल लाइफ में ऐसा कोई कोलिजन नहीं होता कि यहां से आपने बॉल छोड़ा और उसी हाइट पर वापस आए। छोड़ा, ठीक है, ड्रॉप किया, ऐसा फेंका नहीं, तो बॉल उधर बाउंस करेगा। बाउंस करने के बाद में थोड़ा एनर्जी उसमें लॉस ही होता है। तो एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो उससे क्या कंफर्म हो रहा है? क्या कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। अभी एनर्जी का लॉस हुआ है तो साथ साथ में क्या होगा? क्या काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा। बेसिकली बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा, आपने छोड़ा, बॉडी नीचे गया, कोलाइड किया, कोलाइड करके वापस आया, तो उसका जो मास था पहले और उसका मास जो था बाद में, मास तो सेम है, तो चेंज किस में आएगा? अगर एनर्जी में चेंज आया है तो वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो हम क्या बोलेंगे? उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है और मोमेंटम भी लॉस हो रहा है। जितना मोमेंटम उसके पास पहले था उतना मोमेंटम बाद में, कोलिजन के ठीक पहले उसके पास जो मोमेंटम है, कोलिजन के बाद में वो मोमेंटम, कोलिजन में वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। कभी दो गाड़ी आपस में ठोक दिया तो उसमें बेंड आ जाता है, तो उसमें अच्छा खासा आपका एनर्जी का और मोमेंटम का लॉस होता। तो रियल लाइफ के कोलिजन में आपको इलास्टिक कोलिजन नहीं मिलते। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसको बोलेंगे जिसमें आपने अगर बॉडी को छोड़ा तो कोलाइड करने के बाद बॉडी जब वापस आ रही है तो उसी हाइट पर, इकड़े उसी हाइट पर वापस आती है और बिल्कुल भी मोमेंटम का लॉस होता। तो देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, बोथ आर। आई बात समझ में? ऐसा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में मानते। ठीक है, नीचे करो। तो मजा आया? मजा आया क्या? बहुत बहुत आराम की चीज है ये हम लोग के टीचर लोग के पास। बस खाली हाथ ऊपर करके खड़े रहो। तो काय को बैठा दो, तुम खड़े रहो उनके जगह पे। और कुछ समाज सेवा करनी है तो हाँ, यूनियन लीडर मत बनो ज्यादा। तो एनर्जी इज गायकवाड, तुरंत ऊपर ठेवीन, लक्षात ठेव जास्त। तो एनर्जी यहां पर क्या मिल रहा है आपको? कि आपका मोमेंटम और एनर्जी कुछ भी लॉस होता, ठीक है, गए वो।
खड़े रहेगा। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, सॉरी, मोमेंटम इज नाइदर लॉस्ट और एनर्जी इज ऑल्सो नॉट लॉस्ट। तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा कंजर्वेशन मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब रियल लाइफ में हाईली इलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हाईली इलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं, पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, किधर जाओगे, जैसे जैसे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो, वहां पर जो कोलिजन होते हैं वो हाईली इलास्टिक होना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब के बीच में जो, हाँ, ये सब के बीच में जो कोलिजन होता है, वो कोलिजन में आपका एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, मोमेंटम का लॉस बहुत कम होता है। तो हम लोग बोलेंगे हाईली इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको क्या मिलता है, सेकंड ऑप्शन में आपका आता है जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके बीच में अगर कोलिजन किया जाए तो वहां पर आपका एनर्जी और मोमेंटम का लॉस कम होगा। तो एग्जांपल में क्या आता है, क्या आता है, नहीं देखो, उसको बाउंस करोगे तभी वो हाइट क्रॉस करेगा, अदरवाइज जिधर छोड़ोगे उस हाइट से तो वो नीचे ही आने वाला। लेके आओ बॉल, बॉल लेके आओ मेरे पास, बॉल अगर तुम्हारे पास है उसका पैसा मैं दूंगा, लेके आओ, ठीक है, हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। देखो कैसा, हाँ, आप उसको बाउंस नहीं करोगे तो कोई ना कोई, देखो अगर आपने ये हाइट से छोड़ा तो पॉसिबल है उस हाइट पर वापस आ जाए, ठीक है, पर जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलेगा कि वो उस हाइट पर वापस नहीं आता है। तो हाइट जैसे जैसे आपका बढ़ेगा आपको वो चीज नहीं मिलेगी, आप चेक करके देख लो, और फिर मिलता है तो उसका वीडियो बना के क्लास के ग्रुप में डालो। तो अभी आपको इधर क्या मिल रहा है कि आपके पास में एनर्जी और मोमेंटम दोनों आपको क्या मिलता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कंजर्व होके तभी मिलेगा जब कुछ खास तरह के एलिमेंट, जिसमें आप यूज कर सकते हो लेड, जिसमें यूज कर सकते हो ग्लास। इसीलिए जो गोटियां बनती है ना, दर्शन इकड़े, गोटी बनती है ना, गोटी वो किसकी बनाते हैं, ग्लास की। तो ग्लास की गोटी क्या होती है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी। तो कोलिजन में वहां पर एनर्जी कम से कम लॉस होती है। आप देखते होगे बहुत दिन तक बच्चे गोटी खेलते हैं, गोटी खेलने के बाद भी उसमें डेंट बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर एनर्जी क्या होती है, रेपल हो जाती है, थोड़ा सा साउंड क्रिएट करने में आती है, बाकी जैसी एनर्जी है वैसे का वैसा ज्यादातर रहता है, पर उसमें भी लॉस होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोई भी होता नहीं है। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमको पकड़ के चलना है, क्योंकि हमको हाईली इलास्टिक, हाईली मिनिमम इलास्टिक कोलिजन्स के फॉर्मूले आगे बनाने हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हमको केस कंसीडर करना पड़ता है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल लेकर माना है कि दो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो दो बॉडी है m1 और m2 मास की, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है u1 और u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर ऑफ बॉडी 1 इज m1 u1, टोटल मोमेंटम आफ्टर, टोटल मोमेंटम बिफोर ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सेकेंड बॉडी का मास और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दोनों को क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करने पे आपको क्या मिला, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर, अश्विन क्या है, क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर इज m1 u1 प्लस m2। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद टोटल मोमेंट, इज्जत से रहो, अगर थोड़ा मूड भी हुआ ना बैठाने का तो वो भी खराब मत करो, तो खड़े रहोगे फिर। m1 v1 क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर। तेरे को अभी क्वेश्चन पूछूंगा प्रवीण। m1 v1 पहले बॉडी का वेलोसिटी, कभी का आफ्टर कोलिजन। m2 v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी का। अगर आप इसको ऐड करोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यूज अलग अलग रहे, पर इसका आंसर फाइनल सेम आता है। समझो इसको लिया 10 + 2 और ये कोलिजन के बाद रहेगा 5 + 7,
पर आंसर दोनों का कितना है 12। तो ये दोनों क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। तो आपको टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर मिलता है। अब काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले की इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाद की। बैठो, होमवर्क करने के बाद ही जाओगे, और सबका ब्लू टिक दिखना चाहिए, जिसका ब्लू टिक नहीं है उसके घर पे फोन जाएगा। और ये हर लेक्चर में होएगा, याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट के। अगर होमवर्क नहीं मिला तुम्हारा तो यही होने वाला है तुम्हारे साथ। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, नो वन विल बी स्पेयर्ड। आगे आके बैठो, इधर आ जाओ, अंदर जाओ, चलेगा? ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन का आंसर जिसको मेरे को लगा ध्यान नहीं है उसको क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आया तो फिर खड़े रहोगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी रहती है, कि जितना काइनेटिक एनर्जी पहले है उतना ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहता है। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? नाउ एन इलास्टिक कोलिजन इज इम्पॉसिबल इन डेली लाइफ, आपको बता दिया। हाउएवर इन मेनी सिचुएशन इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर कंसिडर्ड एज हाईली इलास्टिक। ठीक है, उसको हाईली इलास्टिक पकड़ते हैं, खासकर जो मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। चलो आगे, जूम करो। अब इन इलास्टिक कोलिजन में आपको ये दोनों का सम टोटल क्या मिलेगा? इक्वल नहीं मिलेगा। ये क्या लिखा है? इफ देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन बट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो आपका इधर क्या मिलेगा? ये दोनों इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल। अब मोमेंटम के केस में क्या होता है? मोमेंटम के केस में वो इक्वल कैसे हो जाता है? टुकड़े होते हैं। क्या होता है? टुकड़े होते हैं चीजों के, या फिर डेंट आता है। ऐसे समझो, दो बॉडी कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद में उसमें बेंड आ गया, टूट गया, टुकड़े हो गए। तो ऐसे करके कंजर्वेशन होता है कि उसके बहुत सारे टुकड़े बन गए। अब टुकड़े बनने के केस में आपको क्या मिलेगा? देयर विल बी चेंज इन देयर विल नो चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम ऐसे केस में कंजर्व हो पाता है। यहां पर दो मास पहले और दो मास बाद में लेके बता दिए, पर यहाँ पे मासेस का नंबर्स क्या हो जाता है? चेंज होता है, बढ़ जाता है। इन दैट केस व्हाट यू विल फाइंड इज इलास्टिक कोलिजन। m1u1 plus m2u2 will be equal to m1v1 plus m2v2. So there will be conservation of momentum, but there will be no conservation of energy, because energy is lost and gets converted into another form. दूसरे तरह की एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। The loss in kinetic energy is either due to internal friction or vibrational motions of the atom. Clear है? अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडी है, ये दो बॉडी आपस में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? दोनों बॉडी चिपक जाएगी आपस में, दोनों बॉडी एक बॉडी हो जाती है। तो एक बॉडी का मास क्या है? m1, उसका वेलोसिटी क्या है? समझो दिया है v1। अब यहां पर वो एक ही डायरेक्शन में, तो ये माइनस आना चाहिए, वैसे ये इधर जा रहा है तो ठीक है। अभी दोनों एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ऐसा समझो। तो दोनों आपस में कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी एक बॉडी हो जाता है। तो एक बॉडी होने से क्या होगा? यहां पर इनका एनर्जी जो है, वो जो कुछ है वो एनर्जी एक साथ में आने के बाद मिलता है आपको। तो मास m1 मास m2 मिलके क्या हो गया? m1 प्लस, और उनके पास एक वेलोसिटी रहेगी। वो वेलोसिटी क्या है आपकी? फाइनल वेलोसिटी। तो m1 m2 और vf फाइनल वेलोसिटी। आपको यहां पर क्या मिलेगा? आपको यहां पे क्या मिलेगा? आपको यहां पे मिलता है कि इनका काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? सेम। तो m1 प्लस m2 और
आपका क्या है उसका वेलोसिटी vf। तो कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा, कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन का उनका वेलोसिटी उनको क्या मिलेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये दोनों आपस में ऐड होता है और आपको क्या देता है, नेक्स्ट वेलोसिटी। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको मिलता है कि उनका मोमेंटम मोमेंटम और वेलोसिटी ये कंबाइंड होकर मिलता है। तो कंबाइंड होकर मिलने का मतलब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vf। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल्स में आता है, देखो इधर दिया हुआ है लंप ऑफ मड, गोबर रहते हैं ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। वो गोबर ऐसा ऊपर से गिरा तो ऊपर से गिरने के बाद में नीचे एकदम सेटल हो जाता है, ठीक है। अपने को ऐसा लगता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरी तरह सेटल हो गया, दोनों बॉडी क्या हो गई, सेम। पर होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, या फिर सूखने के बाद में भी वहां पर आपको क्या मिलेगा, कंजर्वेशन डिस्टर्ब होता है। तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल ये मिलता है कि यहां पर आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, और वो लॉस आपको रियल लाइफ में कभी कभी दिखता नहीं है, पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो आपको वो लॉस मालूम पड़ेगा। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कुछ भी होता, ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। रियल लाइफ में आपको यहां हर्ष इधर किस चीज का मत बना रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आपका कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल। ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं जिस पर आपको सम्स आता है। बुलेट का सम बहुत इसमें बार बार आता है। बुलेट फायर किया और किधर गया, किसी एक लकड़ी का कुछ ऐसा ब्लॉक रहेगा, वो ब्लॉक पर आप फायर करोगे और बुलेट उसके अंदर घुस जाएगा। तो बुलेट उसके अंदर घुसता है तो आपको ये निकालना पड़ता है कि उसका मोमेंटम क्या था, कभी कोलिजन के या गोली फायरिंग के बाद। तो फायरिंग के बाद का मोमेंटम आपको निकालना रहेगा, उस पर आपको सम्स आता है। तो आपको वहां पर m1v1 m2v2 यानी m1 क्या रहेगा, गन, ठीक है, और गन का मोमेंटम, गन की वेलोसिटी, फिर बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, और यहां पर कंबाइंड, इकड़े यहां पर कंबाइंड इफेक्ट आपको देखना रहेगा कि बुलेट जाकर घुस गया किसमें, ब्लॉक में, तो ब्लॉक का केस लेना पड़ेगा। अब आपको बुलेट और गन का सम अलग आता है, और फिर बुलेट और ब्लॉक इसका सम अलग आता है, ठीक है। तो बुलेट ब्लॉक एक तरह का सम होगा, गन और बुलेट अलग तरह का सम होगा, और इसका कॉम्बिनेशन भी आता है। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखने का है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होती है, मोमेंटम आपका कंजर्व होता है। चलो आगे। अब ये डेरिवेशन है, इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे। मेरे हिसाब से हम लोग यहीं पर थे लास्ट टाइम। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये डायग्राम बना के हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम कर रहे थे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि इस बात को मापने के काम आता है कि कोई भी कोलिजन कितना इलास्टिक है और कितना इनइलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या मिलता है, वर्षभर अभ्यास करे थे ना, आज पेपर है वर्षभर काय के लिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या मिलता है, कि E का वैल्यू, E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन, ये क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। कितना होता है? और अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? 0। यानी आप कभी भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का सम करोगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आना, अगर और कुछ आ रहा है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो 1 आएगा, इनइलास्टिक रहेगा तो 0 आएगा। रियल लाइफ के सारे कोलिजन 0 और 1 के बीच के होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास मास है, 2 बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, यानी पहले वाला फास्ट है, सेकंड वाला स्लो है। तो पहले वाला सेकंड वाले को ठोक देता है नुपुर, तो पहला वाला सेकंड वाले को पीछे से ठोकेगा। ठोकने पे दोनों के बीच में क्या होगा? थर्ड लॉ लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी, तो ये फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोर्स आपका जो सेकेंड बॉडी है रिएक्शन का फोर्स कब देता है? जब एक्शन का फोर्स लग जाता है। तो एक्शन रिएक्शन का फोर्स ऑपोजिट लगता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। अब कोलिजन होने के बाद में आगे चलो, हमको क्या मिलेगा? कोलिजन होने के बाद में हम लिखेंगे फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी ए। लेकिन अगर मैं माइनस में लिख देता हूं, चलो आगे चलो, माइनस में लिखने के बाद में क्या होगा? माइनस में लिखने के बाद ये होगा कि दोनों ए बी दोनों को लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिखते हो, दोनों को आपको ऐसा लिखना है, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी के साथ में लिखना है, तो आपको आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ऑपोजिट को फोर्स लगाया। लेकिन दोनों ए बी रखना है या दोनों बी ए रखना है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों ए बी लिया है इसलिए माइनस साइन लगा है। ठीक है, अगर ए बी ये फोर्स है जो ए बी को लगा रहा है तो बी जो ए को लगा रहा है वो ए बी का ऑपोजिट है ना, इसलिए क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा। तो आपका इधर क्या आया? माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन का हमको यूज करना है इसलिए माइनस साइन क्यों आया ये मालूम होना चाहिए। अभी ये आगे तो नहीं गया, बीच का कुछ छूटा तो नहीं? हाँ नहीं, पहले वाले पेज और इस पेज के बीच में कुछ रह तो नहीं गया? देखो एक बार तुम। हाँ ठीक है, बराबर है। तो अभी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉकरोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। तो अब इसमें क्या हो रहा है? पहली बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड वेलोसिटी का कम है, लेकिन दोनों के पास वेलोसिटी है और दोनों एक दूसरे से अलग होने का कोशिश कर रहे हैं, पर अलग हो नहीं सकते क्योंकि दूसरा बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है। तो वो उससे जितना ज्यादा है उतना ही वो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अगर समझो ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो 6 माइनस 4, 2 मीटर पर सेकंड से ये उसकी तरफ जा रहा है, या दोनों का आपस में रिलेशन का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसको हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉकरोच, u2 माइनस u1। थोड़ा जूम करो, हाँ बस बस बस, बहुत बहुत सही है। अब यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पे v1 एंड v2 बी देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ये क्या है उनका? अब कोलिजन हो गया, कोलिजन में दोनों बॉडी क्या हो रही है? एक दूसरे से अलग हो रही है। दोनों क्या हो रही है? एक दूसरे से। तो B जो है यहां पर ये V2 है, तो अब ये V2 इधर जा रहा है और ये V1 इधर आ रहा है,
तो अब ये V2 से बॉडी इधर जा रही है, ठोकने के बाद में यहां पर हमने ये माना कि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। कैसा है? तो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे में होता क्या है कि पहली बॉडी अपनी पूरी वेलोसिटी दूसरे को दे देगी और दूसरी अपनी पूरी किसको दे देगी? पहले को। इन दैट केस V1 का वेलोसिटी कम हो गया, V2 का वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो अब अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखें, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अब अलग होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई V2 की और V1 की कम हो गई, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? V2 माइनस V1 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो V2 माइनस V1। अब यहां पर आप क्या करते हो, यहां पे आप क्या करते हो, ये E को, ये दोनों को आप क्या करो, इक्वेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इक्वेट। दोनों का अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो अगर ये अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे देगा, कोलिजन के बाद में दे देगा कि नहीं दे देगा? देगा ना। तो अगर पूरी इसको देगा तो ये पहले अगर 6 था, ये 4 था, तो ये अब 6 है, ये 4 है। कुछ भी बीच में ठोकने वोकने में एनर्जी लॉस होने वाली क्योंकि कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो हम क्या बोल सकते हैं? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस। पर रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं। पॉज करो, गाना गाते हैं, पॉज करो। को अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो, तो अभी क्या हुआ? इधर कोलिजन हुआ, पर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। हमने माना था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, पर अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ये दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस था वो ये दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं रहेगा, बीच में कुछ ना कुछ जाएगा और जो जाएगा उसको ही नाम दिया E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा कि V2 माइनस V1 is E into some number U1 माइनस U2। ठीक है। तो ये जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दोनों को इक्वल होने नहीं देता। इक्वल कब होगा? जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के टाइम पर E का वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर 1 हो जाएगा तो दोनों देखो मैथमेटिकली भी इक्वल हो गया। आपको क्या मिल रहा है? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस, तो मैथमेटिकली भी क्या हो गया? वो इक्वल हो जाता है जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अब हम लोग क्या लेते हैं? फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कॉमन लिया U1 माइनस V1 और M2 लिया V2 माइनस। ये क्या हुआ? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। ये स्टार्ट ऐसा किया, लेकिन उसको हमने इवेल्युएट करके इक्वेशन ऐसा बना लिया। तो पहला वाला स्टेप आपका कहां से आया? M1 U1 प्लस M2 U2। हमने माना टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। इकड़े रोहन, तो ये आपको क्या मिला? ये वैल्यू। अब इसमें से M1 कॉमन लिया तो आपके पास ये इक्वेशन आता है। वही चीज हम काइनेटिक एनर्जी के लिए लेते हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर ऑफ फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेट किया, सब यहां पर U1 के साथ में ये V1 लिया, सब 1 एक साथ में हो गए और इधर सब 2 एक साथ में हो गए, तो V2 माइनस U2 इधर लाया, हाफ थ्रू आउट क्या हो गया, कैंसल, बचेगा क्या, M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इधर गया तो ये माइनस हो गया ना, और ये V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अब ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये भी क्या है, A स्क्वायर माइनस, तो इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, A माइनस बी A प्लस बी, ये A माइनस बी, इसका आप क्या करोगे, आगे चलो रेशो लोगे, क्या करोगे, तो रेशो लेते हैं, तो रेशो लेने में ये देखो, ये पहला A प्लस बी एक्सपांशन, ये A प्लस बी एक्सपांशन, इसमें ये M1 U1 माइनस V1 ये पूरा कैंसिल हो गया और ये भी पूरा क्या हो गया, तो बचेगा क्या इसमें, देखो U1 प्लस V1, समझ में आ रहा है, U1 प्लस V1 इधर बचेगा और इधर क्या बचेगा, V2 प्लस U2, तो आपका ये दोनों का रेशो लेने के बाद M2 कैंसल और ये वाला टर्म कैंसल, इधर ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, बचेगा क्या, ये इधर लिखा, ये बचा इधर लिखा, ठीक है। अब हम लोग को अगर इसको इधर का उधर उधर का इधर करेंगे तो क्या बचेगा, U2 माइनस इज इक्वल टू V1 माइनस, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए आया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ क्या आता है, लॉस आता है, और वो लॉस कौन इंडिकेट करता है, ई, कोफिशिएंट ऑफ, वो बोलता है कि पहले का और बाद का एनर्जी में कुछ फर्क है, और वो एनर्जी किससे इंडिकेट होगी, ई से। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में E1 होता है, इन इलास्टिक केस में क्या होगा, इन इलास्टिक में क्या होता है, दोनों बॉडी वाहिद, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएगी, क्या होगी, चिपक जाएगी, यानी M1 प्लस M2 क्या हो गया, M, ऐसे केस में, और प्लस दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी सेम हो जाती है, क्योंकि दोनों चिपक गई तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू, तो आपके पास इधर क्या आया, V1 इज इक्वल टू V2। अब ये वाला वैल्यू, ये V1 इज इक्वल टू V2 कब आएगा, जब E इज इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, E इज इक्वल टू 0, V1 माइनस V2 U2 माइनस U1। अब ये 0 हो गया और ये सब उधर भेजा तो क्या आएगा आपका, V1 इज इक्वल टू, तो E 0 होना ही, अगर आपको दोनों बॉडी को चिपका के एक साथ लेके जाना है या एक जगह पे रोक देने का है, दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी चिपक गई, या अगर मूव भी कर रही है तो एक ही वेलोसिटी से ऐसा मूव कर रही है, तो अगर ये केस चाहिए जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक केस है, तो आपका मैथमेटिकली ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, यानी ये E 0 होना चाहिए, ये 0 होगा तभी ये सबका सब उधर जाएगा और V1 इज इक्वल टू V2 होगा, पर V1 इज इक्वल टू V2 एक कंपल्सरी कंडीशन है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो ये कंपल्सरी कंडीशन कब अचीव होगा, जब E क्या होगा, 0, और ये दोनों इक्वल कब प्रूव होगा, जब E क्या होगा, 1। तो इससे ये प्रूव होता है कि इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E 0 होना ही चाहिए। आई बात समझ में, पर रियल लाइफ में ये दोनों होते नहीं है, ये 0.94 तक जाता है और ये 0 से थोड़ा ऊपर तक आपको केस मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन परफेक्टली केस नहीं मिलता है। हाईली इनइलास्टिक कोलिजन में मीटेरॉइड होता है, क्या है नीचे, तो मीटेरॉइड यानी बोलते हैं ना तारा गिरा ऊपर से, तो वो ऊपर से गिरता है और जहां जाके गिरता है
वहां पे अर्थ पर गिर के वहां पर खड्डा हो जाता है और वो वहीं पे सेटल हो जाता है। क्या होता है वहीं पे? तो वो खड्डा जो होता है ना, उसमें से ऐसा अगर आप देखो तो मट्टी विट्टी उड़ता है। दूसरा, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक होता तो वहां पे खड्डा नहीं होता, वो उसको खाली उस पर गिर जाता। पर खड्डा करने में एनर्जी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एनर्जी अगर खड्डा बनाने में गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं क्या? खड्डा कहां से आया? खड्डा करने में एनर्जी गई ना, तो वो एनर्जी लॉस हुई ना, तो आपको पूरी एनर्जी मिली क्या? तो आपका कंजर्वेशन पूरा होता। चलो आगे। जूम करो, इसको ऊपर लो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ये पहले इक्वेशन हमको मिला ही था, ध्यान दो। अभी हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आने वाला है। वेलोसिटी का इक्वेशन मतलब अगर आपकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा कोलिजन के बाद में? फाइनल वेलोसिटी v1 और v2, उसका फॉर्मूला। तो ये हमको इक्वेशन मिला था पहला। अभी इसमें इसको हमने इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं तो आपके पास u2 माइनस u1 और v1 माइनस v2, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी? ये वाली। तो अभी कैसा, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर आप v2 ले रहे हो तो v2 को हमने भेजा उस साइड में, इधर क्या बचा आपके पास? v1 निकालते हैं। ये पूरा एक्सपांड करेंगे, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब ये इक्वेशन में हमको खाली क्या चाहिए? v2, तो ये पूरा उधर भेज दिया। ठीक है, ये m2 इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? इसमें से तो m1 कॉमन निकला तो क्या बचा? u1 माइनस v1। इधर क्या है? आपको ये टर्म वैसे का वैसा चाहिए, तो अभी इसको मैंने उधर भेज दिया। ये आपका ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m2 u2, और इधर क्या है? m2 v2 बराबर। अभी थ्रू आउट m2 से क्या किया? डिवाइड किया। तो थ्रू आउट m2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 बाय u1 माइनस, इसको m2 बाय m2 किया तो v2 बचा, और यहां पर m2 बाय m2 किया तो खाली v2 बचा। तो अब ये किसका वेलोसिटी हो गया? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर। ये इतना क्लियर है सबको? वापस चाहिए? वापस चाहिए क्या? ठीक है, तो अभी आगे देखो। सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 6, अभी इसको पकड़ो, इसको यूज करेंगे v2 को। नहीं, अब v2 का वैल्यू क्या है? उसके लिए v2 को माइनस को प्लस साइड में भेजा और बाकी सबको इधर लिया, तो आपके पास इधर क्या आएगा? ये v1 प्लस में, u2 प्लस में था, किस में हो गया? माइनस में। ये माइनस में था, किस में हो गया? क्लियर है सबको? अब ये v2 का वैल्यू आया, इस v2 के वैल्यू को उठा के इधर डालो, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया इधर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 m1 बाय m2 u1 माइनस। इतना क्लियर है? क्लियर है क्या?
सबको। तो अभी यहां पर ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन से हमको V1 निकालना है। क्या निकालना है? V2 हमको मिल गया, अभी हमको V1 चाहिए। तो सब V1 वाले टर्म को एक साइड में लेने का, सब V1 वाले टर्म को क्या किया, यहां ध्यान दो। तो अभी ये क्या हो गया, V1 वाला दूसरा टर्म कौन सा है, M1 M2 माइनस V1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस M1 बाय M2 V1। पर ये माइनस को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, समझ में आया सबको? यहां पर ये V1 है, ये आपका जो V1 है M1 M2 और माइनस V1, ये माइनस V1 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसको अगर इधर लाया तो ये क्या हो गया, M1 डिवाइड बाय M2 V1, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर V1 है, इधर V1 है, और इधर भी क्या है, V1। ये माइनस U2 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 2U2। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट ओपन हुआ, M1 डिवाइड बाय M2 क्या हुआ, U1, और यहां का माइनस U1 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस U2। ठीक है, वापस बताऊं, वापस बताऊं क्या केस है आपके पास में। ये पहला इक्वेशन बेसिक, ये कहां से आया, यहीं से आया। इसमें से V2 क्या होगा, खाली V2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया, प्लस V2, और ये सब इधर आया तो V1 माइनस U2, माइनस U1 का हो गया प्लस U1। ये V2 की वैल्यू उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 प्लस V1। अब हमको चाहिए क्या, V1, V2 हमने निकाल लिया, तो V1 निकालने के लिए सब V1 वाले टर्म एक साइड में लेंगे। तो V1 इधर पहले से है, इधर M1 डिवाइड बाय M2 माइनस V1 का क्या हो गया, इस साइड में प्लस V1। इसमें से V1 क्या लोगे आप, कॉमन ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। इधर का माइनस U2 इधर गया, क्या हो गया, प्लस U2। फिर इधर का U1 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस U1। ये ब्रैकेट को सिर्फ ओपन करके लिख दिया। क्लियर है, आगे चलो। अब ये जो आपका स्टेप है, इस स्टेप में से हम क्या कॉमन लेंगे, हमको V1 चाहिए तो हम V1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से V1 क्या किया, कॉमन लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस M1 डिवाइड बाय M2। इधर क्या है, U1 M1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 2U2। यहां पे जो V1 है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M2। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय प्लस 2U2। अब यहां पर V1 लिया और ये टर्म को उधर भेज दिया, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ऐसा हो जाएगा ना। तो पहले टर्म के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो M2 M2 कैंसल। देखो इधर क्या होएगा, U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M2, ये टर्म उधर गया तो ये क्या हो गया, M2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 प्लस 2U2। यहां पर ये गया तो M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब यहां से क्या कैंसिल होगा, ये प्लस है, हो रही है। हाँ कशाला, हाँ बाहेर जायचं होतं, कशाला, पहले फोन करायचा है, कौन फोन, किसका फोन है ये, पॉज करो उसको, इधर ध्यान दो बाकी लोग, चलो अंदर फटाफट। तो M2 M2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय
M1 प्लस M2। इधर क्या होगा 2U2 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? V1 का। किसका फॉर्मूला हो गया? तो V1 का ये वो फॉर्मूला है जिसमें आपका M1 M2 इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? ठीक है। अब हमको V1 का V2 का वो फॉर्मूला निकालना है जिसमें M1 M2 इन्वॉल्व है। इसके पहले क्या हुआ था, हमने V1 का वो फॉर्मूला निकाला था जिसमें M1 M2 इन्वॉल्व नहीं था। तो अब यहां पर क्या लिया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, इसी इक्वेशन में ये जो V1 है यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 7। तो 7 आपका जो पहले का इक्वेशन था उसके अंदर ये वैल्यू क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करने का है और आपको फर्दर इक्वेशन मिलता है। तो V1 का वैल्यू ये वाला, ये जो इसके ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। इधर 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 अब इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलता है, U1 माइनस U2 प्लस U1। ये कहां से आया, वैल्यू ऑफ V1 हमने पहले निकाला था। ये वैल्यू ऑफ V1 है ना, कहां से आया, तो पहले कहां से निकाला था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उससे निकाला था ना ये। तो अब यहां पर देखो क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अब ये V1 खाली क्या होगा, U1 माइनस U2, ये इधर लाओगे वो उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वो वैल्यू यहां पर आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया इधर। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इधर क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस ये पूरा का पूरा टर्म, ये देखो ये वैसे का वैसा वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस V1 के जगह पे यहां से जो आपको मिला था वो डाला था। तो U1 माइनस U2 यहां पर आया, और ये पूरा का पूरा टर्म वैसे का वैसा ऊपर से नीचे आया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब यहां पर ये क्या हो गया, V2। अब ये U1 माइनस U2 को नीचे का देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो या तो आप डिनोमिनेटर सेम लेके काम कर सकते हो, या तो यहां क्या किया है, कुछ बच्चों को सिंपल क्या पड़ता है, डिनोमिनेटर क्या करो सेम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पर यहां क्या किया है, देखो यहां पर ये U2 और ये U2 में कॉमन ले लिया है, दिख रहा है क्या, ये U2 और ये U2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ, वैसे का वैसा 2M2 M1 प्लस M2, और इधर क्या है -1। यहां पर U1 कॉमन ले लिया है, क्या किया है, तो U1 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस 1। आई बात समझ में? ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है। बाकी आप क्या कर सकते हो, ये M1 M2 का बेस सेम है डिनोमिनेटर, तो आप इसको डिनोमिनेटर दोनों का सेम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वो थोड़ा लंबा लेके जाएगा प्रोसेस, सिंपल होता है पर उसमें मिस्टेक का चांस ज्यादा होता है, प्लस टर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो प्लस और माइनस लिखने में क्या होता है, मिस्टेक हो गया, एक प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया तो रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पर यह तरीका कैसा है, शॉर्ट है, पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने का है, समझने का है। U2 कॉमन लिया है और इसमें U1 कॉमन लिया है, तो इधर U1 कॉमन लेके निकाला ये दो टर्म में से, इससे और इससे, और यहां पर इससे U2 कॉमन लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो बचेगा क्या आपके पास, ब्रैकेट में इधर M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस इसका 1, इसमें U2 कॉमन लिया तो ये वैसे का वैसा इधर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, m1 प्लस m2, ये माइनस m2 और ये प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2m1, और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा। समझ में आ रहा है ये स्टेप कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, समझ लेगा। अब इधर भी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये m1 माइनस m1 माइनस m2, तो माइनस m2 2m2 में से माइनस हो गया, बचा गया एक m2 बचा, और एक माइनस m1 इधर बचा, डिनोमिनेटर दोनों का। अब एक स्टेप इसमें कभी कभी बच्चे लोग और आगे जाते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके लिख देते हैं। तो ये v2 का वेलोसिटी और ये v1 का वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारने का है, ठीक है। तो फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों में आपको क्या मिलेगा, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, दूसरा मास इंक्लूड करने का। यहां पर v2 की वेलोसिटी निकाल रहे हो तो m1 का मास इंक्लूड करने का। बेस दोनों का सेम है। जो v1 है उसमें m1 माइनस m2 होगा, जिसमें v2 है उसमें m2 माइनस m1 होगा। बात समझ में आई क्या प्रवीण? पढ़ेगा ना, सब ध्यान इधर आएगा बराबर। याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम, ठीक है। फिर आपका v1 अगर निकाल रहे हो तो क्या करोगे, m1 माइनस m2, u1 u2 दोनों में देखो सेम है। क्या क्या सेम है, u1 m1 प्लस m2, u2 m1 प्लस। अब यहां पर 2m1 कब आएगा, जब वेलोसिटी क्या रहेगी v2, और जब वेलोसिटी v1 रहेगी तो क्या आएगा 2m2। m2 माइनस m1 किस में आएगा, v2 में, और m1 माइनस m2 आएगा v1। आई बात समझ में सबको? फार्मूला रट्टा मारने का तरीका है, बाकी तो ऐसा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन घर पे जाके 3 बार प्रैक्टिस करोगे, कितना, 1 बार देख के, 2 बार बिना देखे, ठीक है। बाकी तुमको ऐसा लगता है तुमको और प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो तो अपनी ईमानदारी से करो, ठीक है। समझ में आया? अरे डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? पॉज करो, आगे चलो। कोलाइडिंग बॉडीज आर आइडेंटिकल, दोनों बॉडी का वजन क्या है, सेम है। m1 इज इक्वल टू, तो आप देखोगे v1 इज इक्वल टू पहली बॉडी की वेलोसिटी सेकेंड बॉडी को मिल जाएगी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है, रट्टा मारने का। m1 इज इक्वल टू m2, v1 इज इक्वल टू u2, v2 इज इक्वल टू u1, ठीक है। फिर अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी समझो एक 50 किलो का वजन एक 10 ग्राम के वजन को जो रुका हुआ है इसको जाके ठोक रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 का अप्रोक्सीमेटली वजन m1 के बराबर है। अब 50 किलो में 10 ग्राम क्या ऐड करोगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट दोनों का वजन कितना है, 50 किलो। तो इन दैट केस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विल बी 0। जो फॉर्मूले आपको मिले थे उसमें एक टर्म क्या था, m2 यानी सेकेंड बॉडी का मास जो 10 ग्राम है उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, ऑलमोस्ट 50 ग्राम से, बहुत ज्यादा मास है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलमोस्ट 0। तो इन दैट केस v1 इज इक्वल टू एंड v2 इज इक्वल टू, ये आपको अगर निकालना है तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूले में क्या करोगे, अगर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। थर्ड केस, अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी एक बॉल एक बिल्डिंग को आपने ऐसा फेंक के मारा, ठीक है। अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स ऑन कंपैरेटिवली मच मासिव ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, बिल्डिंग रेस्ट पर है। तो इफ m1 इज द मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास, ठीक है। तो अभी इधर क्या होगा, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या है, 0 है। कोलिजन के बाद में आपने एक ऐसा एक बॉल फेंक के मारा, तो जितनी वेलोसिटी से फेंका, अगर आपका बॉडी इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से वो आपको रिटर्न दे देगा। बिल्डिंग हिलने वाली है क्या?
तो बिल्डिंग का वेलोसिटी कोलिजन के बाद में भी जीरो, कोलिजन से पहले भी जीरो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, u2 is also equal to 0 and v2 is also equal to, thus the tiny lighter object rebounds with the same speed while massive object is unaffected। उसके पे कोई फर्क पड़ता। ठीक है, तो बिल्डिंग को बॉल मारोगे तो बिल्डिंग हिलने वाली, आपका क्या होगा, बॉल को वही वेलोसिटी से वो वापस रिबाउंड करेगा। ठीक है, चलो आगे। Final velocities of the body in case one dimensional inelastic collision, head-on collision takes place. So, if coefficient of restitution of the final velocity after elastic collision, head-on collision, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूले निकाले v1 और v2 के, उसमें हमको जो वैल्यू मिली, ऊपर कुछ भी खेलते रहते हो नहीं तुम लोग, क्या खेल रही थी बता, हैं? पेपर से खेल रही थी, गुड, अभी तरक्की हो रही है, पहले पेन से खेलती थी। अच्छा है, ऐसे लाइफ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब यहां पर कोलिजन में क्या हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो v1 इज m1 माइनस ई m2, m1, यस वही फॉर्मूला है जो आपके पहले था, अभी निकाला ना v1 और v2 का, उसके अंदर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई m2, इधर भी क्या आएगा 1 प्लस पी m2। अब इसको फर्दर इवेलुएट करना है आगे, या इतने में खत्म किया है, आगे देखो, इसमें नीचे टैप करो, तो फिर ये लंबा है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Yeah.